मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इंतहाई बड़ी खुशी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेंढर की एक बेटी जिन्होंने यूपीएससी के इम्तिहान को क्रैक किया है और पूरी गुजर बकरवाल कौम का नाम रोशन किया है। इससे ज़्यादा खुशी आपको तब होगी जब आपको ये मालूम चलेगा कि इनके ग्रैंडफादर चौधरी लाल साबर साहब हैं और इनके फादर जो हैं महमूद चौधरी साहब हैं और जो इस समय जज के हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। इनकी वालिदा जो हैं वो डॉक्टर हैं और इनकी छोटी बहन भी जो हैं वो मेडिकल स्टूडेंट हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हुई जब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चौधरी लाल मोहम्मद साबर साहब इनके जो हैं वो दादाजी हैं और उनकी कोशिशें इस कौम के लिए हमेशा रही हैं। आपने देखा, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी के बच्चे के लिए अच्छा करके जाओगे तो अल्लाह मालिक आपकी आती नस्लों के लिए अच्छा करेगा। उसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिखी है हमें। लेकिन उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि इनकी मेहनत, जिस मेहनत ने इन्हें इस कामयाबी तक पहुँचाया। आपका कोई सफ़ा जी वेलकम है इस प्रोग्राम में। आपका भी वेलकम है सर, आपका भी वेलकम है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत सा परिवार है जिससे बात करने का मुझे मौका मिला है और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं ये गुफ्तगू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। कोई सफ़ा जी सवाल आपसे करेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। जज साहब हमें परमिशन चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आज सब परमिशन है। परमिशन है बिल्कुल, इंशाल्लाह आज कोई रोक टोक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। तो हम सवाल आपसे करेंगे, यूपीएससी का ये इम्तिहान जिंदगी में इंसान की बहुत अहमियत रखता है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान हार जाता है मेहनत करते करते, एक ऐसा दौर भी आता है कि इंसान इसके लिए कभी सोचता नहीं है। आप कैसे और कब इंस्पायर हुए यूपीएससी के इम्तिहान से और आपने इसकी तैयारी कब शुरू की? जी, तो बचपन से ही मुझे यूपीएससी का मतलब जब से पता चला था जी, आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट। मुझे शौक था कि मैं भी यूपीएससी क्रैक करूं, जैसे कि माशाल्लाह। मेरे फादर भी जज थे और मेरे जो दादाबू थे वो भी काफ़ी ज़्यादा उनने माशाल्लाह। पब्लिक सर्विस की थी, तो वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर करते थे। बट तब क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं था कि एग्जैक्टली होता क्या है, एग्जैक्टली करते क्या है ऑन अ डीपर लेवल, तो मैंने कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़्यादा उस पर तवज्जो ना देकर आगे मेडिकल परस्यू किया। तो मैंने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की और फिर मैं एम्स भोपाल से मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे मेडिकल में और मैंने वहाँ से एमबीबीएस किया। और एमबीबीएस के बाद आपने ये इरादा तय कर लिया था कि आपने यूपीएससी जो है वो क्लियर करना है। तो कितनी समय की मेहनत थी ये आपकी? जी, मैं 2024 जनवरी में मेरा कंप्लीट हो गया था एमबीबीएस और इंटर्नशिप, तो तब से ही आप मान लो ऑलमोस्ट दो साल से ज़्यादा हो गए, तब से मेरा चल रहा था preparation। मतलब 2 साल में आपने इस इम्तिहान को क्लियर किया है, इसका मतलब कि आप इंटेलिजेंट हैं। बहुत मेहनत तो है लेकिन बहुत कम वक्त में आपने ये क्लियर किया है। अच्छा, ऐसे इम्तिहानात को क्लियर करने के लिए हम लोगों को किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा गौर रखना चाहिए? कंसिस्टेंसी की बात करें हम, एक स्टडी स्टेमिना की बात करें हम, क्या ऐसी टिप्स हैं बेसिक जो आप देना पसंद करेंगे? जी, आई थिंक कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले उस एग्ज़ाम को समझना चाहिए कि एग्ज़ाम की क्या डिमांड है। जैसे यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, तो प्रीलिम्स की अलग से तैयारी होती है, मेंस की अलग से होती है, इंटरव्यू की अलग से होती है। तो आपको अच्छे से समझना चाहिए कि आपको किस टाइप से आपने पढ़ना है, और कंसिस्टेंसी तो है ही, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। आपको अपने स्टडी आवर्स पुट करने हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 14 घंटे पढ़ लोगे और नेक्स्ट डे आप कुछ ना पढ़ पाओ। आपने एक बैलेंस लेकर चलना है कि रोज़ एक एवरेज आवर्स आपने कर लिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका काम खराब होगा। आई वुड से आपको मतलब स्लो एंड स्टडी चलना है, दैट इज़ द बेस्ट वे यूपीएससी में टू गो फॉरवर्ड। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है इस 2 साल के दौरान में, क्योंकि कई सारे लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं करंट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के लिए, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल्स को फॉलो किया होता है या एजेंसीज को। तो आप क्या 2 साल में सोशल मीडिया के साथ आपका ताल्लुक रहा है? जी, सोशल मीडिया मेरे पहले अकाउंट्स थे इन कॉलेज टाइम, मैं काफ़ी यूज़ करती थी सोशल मीडिया, बट जब मैंने यूपीएससी में आने का सोचा तब से मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया। एंड आई थिंक इसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। सोशल मीडिया में कुछ आप डिस्ट्रैक्ट ही होते हो ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा रील्स, शॉर्ट वीडियोस जो कंटेंट होता है, ये काफ़ी एडिक्शन होता है इसका।
तो बेटर है आप सोशल मीडिया की जगह थोड़े लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस या वो सब बेटर रहते हैं, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स बेटर रहते हैं। इनफैक्ट ये तो डेट्रीमेंटल ही आई थिंक, जितना हो सके इससे दूर रहना चाहिए। बाकी आप फ़ोन में बाकी चीज़ें यूज़ करो बट सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए बेसिक स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए? प्रीलिम्स के लिए आई थिंक सबसे पहले बेसिक आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन पे अच्छा कमांड होना चाहिए जी। उनमें आपके सोर्सेस बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, एक बुक लिस्ट होनी चाहिए और मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए उनके साथ में। आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी होना चाहिए नॉलेज। अगर मैं यही सवाल करूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप किस मैगजीन या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते थे? जी, करंट अफेयर्स के लिए मैंने रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मैं द हिंदू पढ़ा करती थी। बाद में जब इंटरव्यू टाइम मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी। आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो थ्रू आउट योर जर्नी, जैसे मैंने वही 2 साल से न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ती थी। एंड उसके अलावा जैसे जब प्रीलिम्स आ जाए तो आप ईयरली मैगजीन्स होती हैं उनको थोड़ा रेफर कर सकते हैं। कम से कम एक दिन में कितना टाइम स्टडी को देना चाहिए? कम से कम मुझे लगता है कम से कम ऐसा कुछ कम, मतलब ये नहीं है कि इतना तो देना ही चाहिए, वो है कि आपने जितना। पर अगर हम कोई टारगेट सेट करके चलें, आई थिंक 7 to 8 आवर्स इज गुड इनफ। अगर आपका कोई इमीडिएटली एग्जाम नहीं है, जैसे और अभी फिर- आप 1 साल तैयारी कर रहे हो आराम से, 8 आवर्स इज गुड। और अगर जैसे प्रीलिम्स अभी नज़दीक आ रहा है, फिर आप उससे थोड़ा बढ़ा सकते हो, 9-10 घंटे कर सकते हो। मेंस में काफ़ी ज़्यादा आवर्स पुट इन करने पड़ते हैं, उसमें कभी कभी 10 से 12 घंटे भी हो जाते हैं। या और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसे पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चे की ज़िंदगी में। आपने यूपीएससी क्लियर किया, आपके वालिदैन बहुत खुश हैं, आपके वालिद मोहतरम खुश हैं, आपकी बहन बहुत खुश हैं, आपकी वालिदा बहुत खुश हैं, आपके बुज़ुर्ग बहुत खुश हैं, दादी जी बहुत खुश हैं। तो मुझे ये बताएं आपकी इन सब लोगों का क्या रोल है आपकी लाइफ में? जी, इन सब का ही बहुत ही क्रूशल रोल रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन घर से ही की है। तो मेरे फादर, ये तो यहाँ पे कम ही होते थे, इनका ऑफिस बाहर ही था, लेकिन ये भी हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि मुझे काफ़ी बार ऐसे थॉट्स आते थे कि शायद मेडिकल में ही वापस चला जाना चाहिए, यूपीएससी बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हमेशा इनका मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है कि हमेशा पुश देते रहते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए, आप अटेम्प्ट दिए बिना तो हार नहीं माननी चाहिए। मेरी मदर, इनका तो बहुत, आई थिंक सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल रहा है तो मेरी मदर का रहा है। शी इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ। तो इन्होंने हमेशा बचपन से ही हमारी पढ़ाई पे बहुत फोकस किया और हमेशा हमें बोलते रहे कि पढ़ाई का मतलब इम्पोर्टेंस इन्होंने हमेशा हमें दी। और अभी भी थ्रू आउट माई जर्नी इन्होंने, मतलब इनको एक एक चीज़ पता होती थी, मैं कब क्या पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, क्या है क्या नहीं, मेरा क्या शेड्यूल चल रहा है, सब चीज़ें इनको पता रहती थी। और ये मेरे साथ इनफैक्ट बैठ कर बीच बीच में जब मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी, मेरे साथ बैठ के मुझे मतलब सपोर्ट देते थे कि कोई बात नहीं, आप पढ़ो, मैं बैठी हुई हूँ आपके साथ ही। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने कही कि जो वालदा का एक रोल इनकी ज़िंदगी में था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। इस रोल की जितनी भी हम तारीफ़ करें उतनी कम है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे इनकी वालदा की शान में जो है वो तारीफ़ करें कि उन्होंने अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए इस ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है। अच्छा, जो बिगनर्स होते हैं, लाइक जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन लोगों ने यूपीएससी क्लियर करना है, आप क्या उन्हें सजेशन देंगे, क्या एडवाइस रहेगी, किस तरीके से वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करें? जी, मुझे लगता है यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए अगर मैं एक टाइमलाइन बताऊं तो आई थिंक एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम आपको चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। उसमें सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन कोर्स, मतलब जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करें, जिसमें आप मेजर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करें, सारे उनके कॉन्सेप्ट्स, सब चीज़ों पे आप अच्छे से थरली स्टडी कर लें। उसके बाद आप थोड़ा उसमें मॉक टेस्ट दे सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, उस टाइप से आप टेस्ट वगैरह दीजिए। देन आपको अपने ऑप्शनल पे साथ साथ में फोकस करना चाहिए। एक बार फाउंडेशन करके उसके बाद आप अपने मेंस के लिए फोकस कीजिए। मेंस का जो भी कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के लिए, एथिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सेट्रा, सोसाइटी, वो सब पे फोकस करें और साथ में अपना ऑप्शनल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार कर लें विद इन दैट 1 ईयर। ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक मेंस एग्जाम स्पेशली। हमने कई बार सुना है, कहते हैं कि ग्रुप स्टडीज ठीक नहीं रहती हैं, अकेले अकेले पढ़ना। हमारे पुरानों का कॉन्सेप्ट होता था कि बच्चों दरवाज़ा बंद कर लो, कर्टन्स वो अपनी खिड़कियों के आगे रख दो, सब कुछ फ़ोन शोन स्विच ऑफ कर लो और स्टडी पे फोकस करो। आपने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया? क्या आप ग्रुप डिस्कशंस पे बिलीव करते थे या फिर आपने जो किया है वो ऑलमोस्ट अकेले रहकर ही इस सफ़र को पार किया है?
मैंने तो ऑनेस्टली अकेले रहकर ही इस सफर को किया है, क्योंकि मेरे पास मतलब एक्चुअली कोई था नहीं मेरे साथ का पीयर जिसे मैं जानती हूँ अच्छे से, जो मेरे साथ इन्वॉल्व होकर ग्रुप स्टडी की करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेरे जो बैचमेट्स थे MBBS के, वो सब अपने फील्ड में ही थे, मेडिकल में ही थे। एक ऐसा उस्ताद जिन्हें आप इंतहाई बहुत इज्जत देते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी में अभी तक का? उस्ताद ऐसे हम अगर दूसरी जुबान में कहें कि गुरु, जिन्हें आप मानते हैं कि जनाब आपने तो बहुत बहुत मेरी तालीम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया जनाब। सच तो मेरे को अभी मतलब सच को याद नहीं आ रहा। मुझे तो मेरी मदर ही मेरी टीचर हैं, हमेशा से यही मेरे को पढ़ाते थे बचपन से ही, तो यही इन्हीं का सबसे ज़्यादा रोल है। बाकी मेरे स्कूल में भी टीचर्स थे, उनका काफ़ी रोल था। फिर कॉलेज लाइफ में कोई टीचर? कॉलेज लाइफ में आई थिंक उतना आप कनेक्ट नहीं करते हो टीचर्स से, वो काफ़ी बड़ा बैच रहता है। आज अगर यूपीएससी के टाइम में ये कह भी दे किसी टीचर के लिए तो उनके ऑटोमेटिकली ये प्रमोशन है। खैर मैं ये जानना चाहूँगा, आप कोचिंग पे बिलीव करते हैं? मुझे लगता है कि कोचिंग सबका अपना चॉइस है। आई डोंट थिंक कि गलत है कोचिंग लेना। कोचिंग अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ अगर आप खुद से मेहनत करके बहुत ज़्यादा आवर्स पुट इन करके करोगे, वो आपको कोचिंग वाले जल्दी समझा देंगे। पिछले कई सालों में लाइब्रेरी ट्रेंड भी बहुत आया है, आप इस लाइब्रेरी ट्रेंड को कैसे देखते हैं? मैं खुद लाइब्रेरी मतलब करती थी फॉलो, लाइब्रेरी जाया करती थी, बट ये भी है कि जैसे लाइब्रेरी में आप थोड़ा, जैसे जब नॉर्मल मेरे को पढ़ना होता था तब मैं लाइब्रेरी यूज करती थी, बट जैसे जस्ट मेन से पहले या जस्ट प्रीलिम से पहले जब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना होता था, क्योंकि मैं थोड़ा रात को पढ़ती थी ज्यादा, तो तब मैं फिर घर पे ही पढ़ती थी। लाइब्रेरी आई थिंक अच्छा है जो लोग घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप घर से भी थोड़ा दूर हो जाते हो और अपने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह का जो रोल था वो कितना ज्यादा था? एनसीईआरटी का भी काफी कहा जाता है, बट मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं रिलाई किया। कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, इनमें काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें भी आई थिंक जस्ट 11th-12th की एनसीईआरटीज काफी रहती हैं। यूपीएससी की एक मिथ? हाँ, यूपीएससी की कोई एक ऐसी मिथ जो आपके जहन में भी थी, बट फाइनली जब आपने इस इम्तिहान को क्रैक किया, नाउ यू फील, यू रियलाइज कि यार ये तो झूठ था? आई थिंक मिथ यही है कि आपको बहुत ज्यादा साल लगाने पड़ते हैं यूपीएससी में तो ही आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे सामने भी जो थे लोग वो काफी इयर्स उन्होंने पुट इन किए थे। बट आई थिंक जब आपके पास राइट गाइडेंस हो और आपको स्ट्रैटेजी आपकी अच्छी हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो। जैसे आजकल लोगों की फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो रही है, सेकेंड अटेम्प्ट में भी हो रही है, तो दैट इज अ मिथ आई थिंक जो पहले थी कि हमारे माशरे में कि शायद जिनकी काफ़ी एज हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो जाते हैं उनकी फाइनली होती है सिलेक्शन। अच्छा, हाँ, ये हमने भी सुना है इस तरीके की बातें, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र के बच्चे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सर, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। कैन आई प्रोसीड? आप प्लीज़ इन्हें माइक देंगे? नहीं, आप रखिए, आप उनको दे दीजिए, मैं इनसे बात करता हूँ। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड सर, हम ये स्टार्ट करते हैं क्योंकि जज साहब डर लगता है ऑब्वियसली इंटरव्यू लेने। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपको, आपके पूरे परिवार को और आपकी बेटी को जिन्होंने आपका नाम रोशन किया। आपके वालिद मोहतरम ने तो अपनी कौम के लिए बहुत बेहतरीन और उम्दा काम किया है, इतिहास की किताबों में उनका नाम लिखा हुआ है, हम आज भी पढ़ते हैं, याद करते हैं उन्हें। कामयाबी कैसे देखते हैं, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ। देखें, ये बेटी की कामयाबी एक फादर के लिए क्या होती है ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और मुझे पता है कि इसने कैसे कैसे किस स्ट्रगल से होके तो यहाँ पहुँची है। बचपन से ही इसकी मदर और मैं ना बड़े ही हम डेडिकेटेड थे। इनको कॉन्वेंट में ले गए, वहाँ पढ़ाया, फिर अच्छी स्कूलिंग दी हमने। उसके बाद मदर को भी बड़ा ईजोट रखा, इसकी मदर को भी, ताकि वो बच्चों पे फोकस कर सके। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि बच्चों की परवरिश जो है वो कैसे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों की परवरिश अगर माँ किचन में ही लगी रहेगी, इनको खाना ही बनाती रहेगी, इन पे फोकस नहीं कर पाएगी, तो टीचर कोई कुछ नहीं कर सकता। टीचर भी अगर कुछ करेगा, वो घर से अगर पढ़ के जाएगा बच्चा, तो टीचर भी उस पर फोकस करेगा। तो ये इसकी मदर की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है कि ये हर वक्त जो भी इसका, जब भी बचपन से लेकर आज तक जो भी इसका कुछ होमवर्क होता था वो ज़रूरी, सब बच्चों का ये इनकी मदर ज़रूरी देखती थी। मुझे भी टाइम मिलता था, मैं देखता था, मगर मुझे हार्डली टाइम मिला है जम्मू में, कि मैं 2-4 साल ही 1-2 साल ही रहा जम्मू में, बस उसके बाद मेरी पोस्टिंग बाहर थी। तो बहरहाल इसकी सक्सेस जो है, इसके पीछे एक तो मेरे वालिद मोहतरम जो आज इस दुनिया में नहीं है, मगर वो हमेशा ये इंस्पायर करते थे और ये कहते थे इसको कि तू कुछ जब बड़ा करेगी क्या पता मैं
वो तेरी कामयाबी देख ना पाऊँ। तो वो एक तो वो बात, दूसरी वो बात कि मेरे वालिद साहब भी, उन्होंने जब भी किसी बच्चे की सक्सेस देखते थे तो वो बहुत ही इंस्पायर होते थे और उसको बड़ी मदद करते थे। मतलब पैसे देना, उनको किसी तरीके से भी मदद करना, हर मदरसे में जाना, वहाँ बच्चे छोटे छोटे पढ़ते थे उनको मदद करते थे। और वो चीज़ जो थी वो मैंने भी वालिद साहब से बड़ी इंस्पायर हुआ और वो वालिद साहब से मैंने कैरी किया। और मैं भी इंशाअल्लाह उसी उनके जज्बे को, उनकी जो तालीम दी उन्होंने, उसको कायम रखते हुए मैंने भी उन्हीं नक्शे कदम पे चला। और इस जुडिशरी के मनसब में होते हुए भी बड़े सारे लोगों के इंशाअल्लाह मैं ओटा वे जाके भी मनसब से हट के कोई सोशल काम है, कोई किसी किस्म के मुश्किल है, मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा। और वही तालीम हमने अपने बच्चों को दी। और मेरा ये मानना है कि जो उनकी दुआ, उनकी कोशिशें, उनकी जो सदका जारिया के वक्त काम और मेरे भी काम और इसकी मेहनत, ये सब चीज़ें जो हैं ये सारी कंट्रीब्यूट करके आज ये नतीजे पे हम पहुँचे हैं। कि बड़े सारे मुझे मेरे दोस्त ये कहते हैं कि आपकी जो हम देखते थे कि आपकी जो काम करने का तरीका है, जैसे आप काम करते हैं, वो आज हमने पाया कि वाकया जी उसका कोई मुतबादल नहीं था। तो मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं। बहरहाल ये बच्चा है, मेरी बेटी है, दूसरी को छोटी है वो भी MBBS कर रही है, तीसरा बेटा है मेरा वो भी इंशाअल्लाह इंडिया के सबके टॉप के लॉ स्कूल में स्कूलिंग का ला कर रहा है। तो बस मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ मेरे माँ बाप की दुआ, मेरी मदर बैठी है यहाँ पे, इनकी दुआ। ये हमेशा जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो ये 5-6 दफ़ा 8 दफ़ा बोलते हैं अल्लाह बच्चों को खुश रख खुश रख। ये इनकी दुआ, मेरे वालिद साहब की दुआ और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रज़ा जो होती है, जो सदके दिल से जो करो तो वो पूरी होती है, ये उन्हीं की दुआ है। माजी तुम कुछ कहना चाहेगा? के कहूँ इस बाल बच्चा की अल्लाह खैर करे तो अल्लाह इन्होंने खुश रखे। आमीन 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 आमीन। इन्होंने खुशी हुई तमना? बड़ी खुशी हुई अल्लाह के दुआ कर इस बच्चे की मेहनत बड़ी है। मीनू इतनी एक सी तो मीनू पता है कि मेहनत इसलिए बड़ी सी, बहुत मेहनत करने था इसने बहुत मेहनत। दूसरा बच्चा भी ऐसा लेकिन इसकी मेहनत ज्यादा सी। अच्छा। इसकी मेहनत ज्यादा सी, इन्हों को रहती रही हूँ ना इतनी एक। बाकी सारा सो जाए तो यार लिखन पर रहे, कापी तक नहीं था पर इतनी तो लिखना। क्या बात। तो आज खुश है था मैं? अल्लाह खुश है, मेरे अल्लाह खुश है। बहुत अच्छी बात है। अब फाइनली हम वो कहते हैं ना कि हर घर का एक होम मिनिस्टर होता है, तो इस घर के भी हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी कि डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत मुबारक है आपको जी, आपकी मेहनतें हैं। सर ने भी आपको क्रेडिट दिया, आपकी बेटी ने भी आपको क्रेडिट दिया, अम्मी जी ने भी आपको क्रेडिट दिया, सब लोगों ने आपको ही क्रेडिट दिया। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं आप इस बच्ची की कामयाबी और एक मदर के लिहाज से आप सभी मदर्स को क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बच्चे इस समय ऐसे इम्तिहानात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? एक तो मैं कहूँगी कि अब अगर आप मुझे बोलोगे एज ए मदर मैं कोई एडवाइस दूं किसी को, तो जो बच्चे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मदर या फादर किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। मॉरल सपोर्ट के लिए, बच्चे की मॉरल सपोर्ट के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि बच्चा पढ़ता है मगर जब बीच में कभी ऐसा टाइम आता है कि बच्चे को किसी और की सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि एक पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं समझ सकता। कभी हो सकता है वो आधी रात को, कई बार ये रात को 3 बजे भी मेरा दरवाजा नॉक करती थी और मैं एकदम से इसके लिए अवेलेबल होती थी। कभी कभी ये पढ़ते पढ़ते नीचे आ जाती थी कि मुझसे नहीं पढ़ाई हो रही। तो ये है कि उसमें ना मतलब कभी इसको खाना होता था रात को, हो सकता 2 बजे इसने कुछ खाना है। अभी की भी बात है और जब नीट भी इसने दिया था तो तब भी है कि मदर में हमेशा अवेलेबल रहती थी। मैं ऐसा नहीं कि मैं ड्यूटी नहीं, मैं ड्यूटी भी करती थी अपनी, मैंने अपना, और मैं जिंदगी में हमेशा टाइम टेबल से चली हूँ। मैंने टाइम से इनको सुलाना, टाइम से पढ़ाना, टाइम से उठाना होता था। तो एक मुझे लगता है डिसिप्लिन जो है ना घर में एक डिसिप्लिन की बड़ी जरूरत है। जब तक घर में एक डिसिप्लिन नहीं होगा कि बच्चे कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसा है, तो मुझे लगता है डिसिप्लिन है तो सब कुछ है लाइफ में। ये डॉक्टर साहब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी रहती है कि वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों की जिंदगी में। हाँ। बच्चों का क्या रोल रहता है वालिदैन की जिंदगी में? सवाल यह है।
बच्चों का ये जैसे इसका था तो ये ऐसा कभी होता है कि कुछ बच्चे के आप बोलते हो मगर वो नहीं पढ़ाई में इंटरेस्ट शो करते, तो इसका था कि जैसे मैं बोलूंगी फिर कुछ ये भी सजेशंस देती थी और अब ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, अब इसमें नहीं पढ़ाई हो रही, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो मैं इसकी बात समझती थी। और ये भी जो है जैसे मैं बोलती थी इसका हमेशा से ये था कि ये मेरी बात सुनती थी। ये अगर आज इस स्टेज पे है, इसका एग्जाम क्लियर हुआ है, इसने हमेशा मेरी बात मानी है। मतलब अपनी वालिदा की बात को मान कर ही चले तो मानती कामयाबी थी, मिली है। हमेशा मानती थी ये मेरी बात। मतलब इसका ये था कि अब कभी कभी होता था मेरा और इसका थोड़ा कि ये उस बात को नहीं, फिर कुछ देर में ये खुद थी उस चीज को समझ के आ जाती, नहीं मम्मा आपके- यू आर राइट। आपकी दोनों बेटियां माशाल्लाह डॉक्टर हैं पहले। जी, जी। ये डॉक्टरी करवाने का जाती फैसला आपका था या बच्चों का था या ये हेड मेरा ऑफ द ही डिपार्टमेंट का था फैसला था? कि लाइफ में पहले सिक्योरिटी होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल डिग्री एक होनी चाहिए बच्चे के पास। जज साहब तो अपनी भी मनवा सकते थे कि हमारी जुडिशरी। एक्चुअली इनका था पहले थोड़ा शौक कि हम लॉ की तरफ जाएं, आपने नहीं जाने पर दिया? मुझे लगा कि नहीं, तब उन दिनों लॉ उतना फ्लोरिश नहीं कर रहा था जब अच्छा। इनका 11th-12th था। तो अब तो लॉ में भी काफी बच्चे जॉब मिल रही हैं, तो इसलिए मेरे को था कि अगर मेडिकल में आएंगे तो कभी ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलेगा या कुछ ऐसा होगा। तो और इनका वैसे भी मैं इनको साइंस पढ़ाती थी तो इनको बचपन में साइंस में ही ज्यादा इंटरेस्ट था। मतलब स्कूल की जरूरत नहीं, हाँ। घर से ही उस्ताद है। मतलब 7th-8th तक मैंने इनको खुद ही पढ़ाया है। क्या बात तो बाकी इसका ऐसा नहीं, इसकी एक पूनम मैम होती थी जिसने सबसे ज्यादा इसको शेप दिया है, ये शायद अभी भूल गई है। पूनम तो, मैम। हाँ, जिसने कि इसको राइटिंग स्किल सिखाए थे, जो राइटिंग स्किल्स आज भी इसको काम आए। देखिए जी, एक चीज बड़े इंसान का दिल भी बड़ा होता है। वो मैं आज क्योंकि वो मैम डॉक्टर साहब ने इसको जाहिर कर दिया। हिस्ट्री पढ़ाती थी। डॉक्टर साहब ने इतने बड़े जगह पे इस वक्त आपको तकरीबन 1200-1300 लोग लाइव देख रहे हैं जी। जम्मू कश्मीर से, सब लोग। तो खुद इन्होंने ये कहा कि पूनम जी ने जो है वो इनको बहुत तालीम दी वो है। एक प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पूनम मैम थे जो इसको हिस्ट्री पढ़ाते थे, और मैम ने इसको ऐसा, मैम की फेवरेट स्टूडेंट भी थी। उसके बाद उन्हीं मैम की एक और बहन थी, उनसे इंग्लिश भी पढ़ी। तो ये उन मैम ने भी काफी इसको मतलब शेप करने में काफी हाथ है मैम का। तो कुल मिलाकर ये कहना है कि उस्ताद का भी एक रोल है, वालिदैन का भी बहुत बड़ा रोल है, बुजुर्गों की दुआएं हैं। आपको कामयाबी तक पहुंचाने में दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्क और लक दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन खुश रखा था सारा दिन, तियां कोलों में, पुत्रों कोलों में, बाकी नुआ कोलों में। इस पर मेरा दिल बड़ा खुश है। क्यों खुश है? आपको तो पूरे खानदान में क्रेडिट मिल गया, टॉपिक कुछ और था, दुआएं कहीं और मिल रही है। खुश इस गलों से कि अपना बच्चा पर कंट्रोल है। क्या बात है। मेरो कंट्रोल इन बच्चों पर ना होता, हाले भी कंट्रोल है। इन बच्चों पर मेरो कंट्रोल ना होता, साबर साहब बाहर ले आई, जिस तरह ये बाहर है वे भी बाहर ले आई। मुँह अनपढ़ सीधा, फिर भी मैं बच्चों पर कंट्रोल करके पढ़ाया। क्या बात है जी, क्या बात है, माशाल्लाह। मैं बहुत इस चीज़ से इंस्पायर हुआ सीरियसली, और क्या बात इन्होंने कही वो बहुत अच्छी है। अब मुझे लगता है कि जो हमारी मैम है, डॉक्टर साहब हैं, ये पूरे ख़ानदान को पता चल गया कि ये इनके बहुत बहुत करीबी हैं। अच्छा, छोटी आप ज़रा प्लीज़ उनको माइक देंगे, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। ये अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी MBBS कर रहे हैं? जी, मेरा फाइनल ईयर है। क्या बात है, माशाल्लाह। कितने इंस्पायर हुए हैं आप बड़ी अपनी बाजी से? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम हमेशा से ही दीदी से ही इंस्पायर हुए हैं, बिकॉज मम्मा से नहीं हुए? मतलब अपने पेरेंट्स, मतलब जो स्टिल अभी कर रहे हैं, कुछ ठीक है। अचीव करने की माशाल्लाह। पाथ में है। मम्मा तो ऑब्वियसली मम्मा ने, हमारे मम्मा पापा ने जो जो अचीव किया है, हम उन्हीं से, मतलब उन्हीं को देख के हमें भी लगा कि हमें भी एटलीस्ट इतना तो करना ही है, क्योंकि फिर उनकी मेहनतें ज़ाया जाती। तो फिर दीदी को हमने हमेशा से ही देखा कि ऑनेस्टली हमारे, मतलब हम 5 जो रहते थे घर में, सबसे बेस्ट दीदी करती थी। एंड मे बी इस पे थोड़ा अपने अंदर दीदी को प्रेशर लगता होगा कि मेरे पे ही सब प्रेशर है, भाई बहन मज़े कर रहे हैं, बट उसने वो सब बहुत अच्छे से हैंडल किया जिंदगी भर। अभी की बात नहीं है, जिंदगी भर इसने बचपन से वो प्रेशर इतना अच्छे से हैंडल किया, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैंडल की, एंड उसके लिए हम दोनों के लिए काफी इजी हो गया सब अभी कुछ आप भी करना। तो इनसे इंस्पायर हो गए हैं कि अभी आपने भी इंशाल्लाह जो है वो इसी तरीके से इम्तिहान को क्रैक करना, क्लियर करना है। जी, मेरा फील्ड थोड़ा अलग, मैंने अपनी फ्यूचर सोचा, अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं उसमें ही काफी एक्सेल करने की कोशिश करूंगी। सो वेल, फाइनली मतलब पूरे फैमिली के बुजुर्गों की सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपना ढेर सारा जो है वो प्यार दें इस इंटरव्यू को। और सबसे पहले हमने ये ब्रेक किया, ब्रेक इसलिए करना भी बहुत लाजिम था क्योंकि इनसे पूछना था कि इनके अभी तक की जो ज़िंदगी का एक सफ़र है वो कैसा रहा। माशाल्लाह बहुत प्यारा रहा, बहुत उम्दा रहा, बहुत बेहतरीन रहा। मुझे यकीन है कि आप सब लोग अपनी राय ज़रूर देंगे। ब्लेसिंग्स
मुबारकें फेसबुक पे लाइव सर, बहुत दुनिया दे रही है आपको, इंतहाई बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मुझे डर भी लगता है आपसे बात करने में। आज मैं इस वक्त मैं एक बच्चा जिसने आईएएस का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मैं उसका फादर हूँ। आज यहाँ मैं जज नहीं हूँ मैं ना सजा नहीं मिल सकती। जज की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा। तो चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे बस जो भी देख रहे हैं सबको यही कहूँगा कि मेहनत का कोई मुतबादल नहीं। क्या बात है जी, ये बहुत हकीकत मेहनत में का कोई मुतबादल नहीं। जो मेहनत करेगा और कंसिस्टेंसी से पढ़ेगा और उसके लिए गोल अचीव करना मुश्किल नहीं। वो कहते हैं ना, सिंपल से अल्फाज हैं कि इंसान अगर इंसान की ज़िंदगी में मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करें। रास्ता कठिन है, कैसा है, आप सफ़र तय कर लेंगे। मंजिल खूबसूरत है ना, तो उसके लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी है। ऑब्वियसली 2 सालों में बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी। परिवार के जो घरेलू फंक्शंस होते हैं, शादियाँ होती हैं, नहीं जाना है, किसी का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, नहीं जाना है, स्टडी पे रहना है, तो वो 2 साल की कुर्बानियाँ, वो लगातार वो मेहनत, उसी चीज़ ने इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं आपको इसके लिए, बच्चों की कुर्बानी के लिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुझे हर 2 साल में एक स्टडी लीव मिलती है जजेस को जम्मू ऑल इंडिया टूर के लिए, और सारे परिवार को फ्री ऑफ कास्ट ट्रैवलिंग एंड बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आज मुझे 26 साल हो गए, मगर इन बच्चों की वजह से मैंने एक भी वो लीव अवेल नहीं की। सीरियसली सर? सीरियसली मुझे सरकार की तरफ से मिलती थी। फ्री ट्रिप लिया ही नहीं कभी आज तक मैंने फ्री ट्रिप नहीं लिया, क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कभी एक का मसला, कभी दूसरे का, कभी तीसरे का। तो वो मैंने 14 मेरे फ्री ट्रिप बनते थे, मैंने आज तक वो कोई एक फ्री ट्रिप नहीं लिया, कभी भी मैंने कंसेशन नहीं सरकार को इस पे भी गौर करना चाहिए कि देखिए सर, काफी पेंडिंग अमाउंट आपकी तरफ है जो आपने क्लियर करना है। 14 ट्रिप्स इन बच्चों की वजह से। लीव इट, मजाक को छोड़ें, लेकिन फैक्ट यह है कि एक वालिद की कुर्बानी ने ही एक औलाद को सही मुस्तकबिल दिया है, एक बेहतरीन मुस्तकबिल दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और माशाल्लाह मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुआ कि एक फादर अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, ये आपके ज़हन और गुमान में भी नहीं है जो इन वालिदैन ने करके दिखाया। बहरहाल आप इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, देखते रहें ऐसे ही देश और दुनिया की बाकी खबरें आमिर सुहेल के साथ। फ़िलहाल हम आप सबसे अलविदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं नए प्रोग्राम में।